नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं SBS स्टडी आई के चैनल में। और आज हम बात करेंगे वन लाइनर प्रश्नों के पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हम 2016 और 2017 के प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं पहले प्रश्न की कि राष्ट्रपति के अधिकारों का वर्णन कीजिए। जब बात आती है राष्ट्रपति के अधिकारों की, तो पहला देखिए हम देखते हैं अधिकार हैं कि कार्यपालिका संबंधी अधिकार, कानून निर्माण संबंधी अधिकार, न्याय संबंधी अधिकार और वित्तीय अधिकार और संकटकालीन अधिकार। तो बात करें पहले की कार्यपालिका संबंधी अधिकार, तो हमारे देश में जितने भी कार्य होते हैं प्रशासन के हों यानी कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार, वो सारे राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही होते हैं। उन पे सारा अधिकार राष्ट्रपति का होता है। आगे बात करें कानून निर्माण संबंधी, तो कानून निर्माण के संबंध में जितने भी हमारे कानून भारत देश में बनते हैं, उन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही उन्हें लागू किया जाता है। एक उदाहरण लेते हैं कि धन विधेयक जो लोकसभा में पारित किया जाता है, वो राष्ट्रपति के परमिशन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आगे बात करें न्याय संबंधी अधिकारों की, तो न्याय संबंधी अधिकार में बात आती है अगर किसी पर्सन को या यदि किसी व्यक्ति को कोई सजा मिलती है, उसके लिए दया याचिका डाल सकता है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति उसकी सजा में परिवर्तन या उसकी सजा को चेंज भी कर सकते हैं या उसकी सजा को क्षमा भी कर सकते हैं। ये न्याय संबंधी अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। बात करें वित्तीय अधिकार, तो वित्तीय अधिकार में आता है कि राष्ट्रपति को राजस्व के बंटवारे के लिए एक वित्त आयोग गठन करना पड़ता है हर 5 साल के लिए, जिससे राजस्व का बंटवारा केंद्र सरकार राज्य सरकार में हो सके बिल्कुल आसानी से। और बात करें संकटकालीन अधिकार में, तो संकटकालीन अधिकार में 3 प्रकार के अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। एक तो वो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकता है और वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। इसी तरह से हमारे जितने भी अधिकार हैं राष्ट्रपति के, वो ये सब होते हैं। कौन कौन से? कार्यपालिका संबंधी, कानून निर्माण संबंधी, न्याय संबंधी, वित्तीय संबंधी और संकटकालीन अधिकार। आगे बात करें प्रधानमंत्री का आशय समझाइए। जब बात आती है प्रधानमंत्री के बारे में, तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, इसलिए वो देश का नेतृत्व करता है और देश विदेश में पूरे राष्ट्र का नेता माना जाता है। आगे बात करें एक न्यायाधीश की योग्यता क्या होती है। वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र 62 वर्ष से अधिक ना हो और 10 वर्ष तक उसने एक न्यायिक अनुभव किया हो, यानी कि उसने वकालत की हो किसी कोर्ट में। बात करें कर कितने प्रकार के होते हैं, तो करों की जब बात आती है कर 2 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। आगे बात करें कि भारत की 12वीं योजना का कार्यकाल स्पष्ट कीजिए। जब बात आती है भारत की 12वीं यानी कि योजना का मतलब है पंचवर्षीय योजना, और ये भारत की ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी। इसके बाद भारतीय गवर्नमेंट ने नीति आयोग की गठन किया था पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके। अब नीति आयोग को यह अधिकार है कि वो भारत के देश के लिए आर्थिक, सामाजिक और जितनी भी नीतियां हैं उन पर वो एक रणनीति बनाती है, योजना बनाती है, जिनके लिए नीति आयोग का गठन किया गया है। बात करें 12वीं पंचवर्षीय योजना जो 2012 से 2017 तक थी। आगे बात करें कि भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई, तो ये डाली थी बाबर ने। बाबर को, जो कि अफगान में एक मकदूनिया नामक जगह थी, वहां का सरदार था, उसे राणा सांगा के आमंत्रण पर भारत बुलाया गया था और उसने इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में हराकर मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मुगल साम्राज्य की नींव के शासक ने डाली, वो था बाबर। आगे बात करें चौसा का युद्ध किन के मध्य हुआ, तो चौसा के युद्ध की जब बात आती है, तो चौसा का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच हुआ था। हुमायूं बाबर का ही पुत्र था और इनके बीच हुमायूं और शेरशाह के बीच युद्ध हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। इसके बाद एक और युद्ध हुआ था कन्नौज का युद्ध, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराकर मुगल साम्राज्य की दोबारा से नींव डाल दी थी। पहला युद्ध चौसा का युद्ध जिसमें शेरशाह जीता, दूसरा युद्ध जिसमें हुमायूं जीता। तो यहाँ बात हो रही है चौसा के युद्ध की, जो कि लड़ा गया था 26 जून 1539 को बक्सर नामक जगह, वहां से 10 किलोमीटर की दूर पर ये दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आगे बात करें शेरशाह के बचपन का नाम क्या था, तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। अगला प्रश्न कि अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था। आमिल नाम की एक पदवी हुआ करती थी अकबर के कार्यकाल में, उसका जो कार्य था वो था राजस्व वसूली। आगे बात करें जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या है, तो जहांगीर द्वारा जो आत्मकथा लिखी गई थी वो थी तुझ के जहांगीर। और बात कर लें यहाँ पे कि बाबर नामा, जो कि जिसको हम तुर्की में अनुवाद किया गया था, जिसको कहा जाता है तुझ के बाबरी, वो बाबर की आत्मकथा थी। और जहांगीर की आत्मकथा क्या थी, तुझ के जहांगीर। आगे बात करें कि दीवाने खास और दीवाने आम किस शासक द्वारा बनवाए गए थे, तो ये शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। दीवाने खास और दीवाने आम के अलावा शाहजहां ने आगरा का ताजमहल, दिल्ली की जामा मस्जिद और लाल किला का भी निर्माण करवाया था। इसके शासनकाल को वास्तुकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आगे बात करें निम्नलिखित में धात्विक पदार्थों को छांट कर लिखिए। जब बात आती है धात्विक पदार्थों की, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो लोहा, तांबा, सोना, ये 3 ही यहाँ पे धात्विक पदार्थ हैं।
आगे बात करें कि भारतवर्ष में सबसे अधिक सोना किस स्थान पर पाया जाता है, तो कर्नाटक में कोलार की खानों में पाया जाता है। बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी इस टाइम बेंगलोर, और जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं वो हैं येदियुरप्पा, जो कि बीजेपी से आते हैं। आगे बात करें कि बॉक्साइड का एक उपयोग बताइए। बॉक्साइड एक अयस्क है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने में किया जाता है। बात करें अणु शक्ति ऊर्जा संरक्षण केंद्र की, तो इसकी स्थापना 1962 में हुई थी। बात करते हैं कि शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले दो पशुओं के नाम बताइए, तो जंगली घोड़ा, जंगली भैंस ये पाए जाते हैं। इसमें एक आप जोड़ लीजिए, दरियाई घोड़ा और मगरमच्छ, ये भी शीतोष्ण प्रदेश में पाए जाने वाले पशुओं के नाम है। आगे बात करें कि अंटार्कटिका की खोज में गए भारतीय दल में कुल कितने सदस्य थे, तो भारतीय दल में कुल 21 सदस्य थे। किसमें, जो अंटार्कटिका की खोज में गया था भारतीय दल, उसमें कितने सदस्य थे, 21 सदस्य। आगे बात करते हैं संवर्ती सूची। देखिए संवर्ती सूची तीसरे नंबर की सूची होती है। इससे पहले दो सूची आती है, केंद्र सूची और संघ सूची। यहाँ बात हो रही है संवर्ती सूची की, तो संवर्ती सूची में आने वाले 4 विषयों के नाम बताइए। तो पहली है चिकित्सा, शिक्षा, धार्मिक संस्थाएं, शादी और उद्योग। आगे बात करें कि भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान होता है, तो भारत की तीनों सेनाओं का प्रधान राष्ट्रपति होता है। कौन होता है, राष्ट्रपति। तीनों सेनाएं जल, थल, वायु, यानी कि इंडियन आर्मी, वायुसेना हमारी एयरफोर्स और हमारी जल सेना यानी कि नेवी, उन तीनों का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। आगे बात करें कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बात हो रही लोकसभा कार्यकाल की, तो ये होता है 5 वर्ष का। लोकसभा हमारा निम्न सदन है, इसको 5 साल बाद भंग किया जाता है। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। यही बात कर लेते हैं राज्यसभा की, तो राज्यसभा का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जहां पर 2 साल बाद राज्यसभा के 1/3 जितने भी 1/3 सदस्य होते हैं वो अवकाश प्राप्त करते हैं और उसके बाद नए सदस्य राज्यसभा में जुड़ते हैं। इसलिए राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और राज्यसभा को स्थायी सदन भी कहा जाता है। आगे बात करें बाबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो बाबरनामा बाबर के द्वारा लिखी गई है, जिसका जो अनुवाद हुआ था तुर्की में, उसको तुज के बाबरी के नाम से भी जानते हैं, और बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। आगे बात करते हैं कि कबूलियत किसे कहा जाता है। जब बात आती कबूलियत, तो कबूलियत वो होता था जब किसान अपनी भूमि या उस पर दिए लगान का विवरण, जो लिखित विवरण है वो सरकार को दिया जाता है, उसे ही कबूलियत कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं कि किसानों द्वारा अपनी भूमि, उस पर दिए लगान का विवरण सरकार को लिखित रूप में देने को ही कबूलियत कहा जाता है। आगे बात करें हल्दी घाटी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ, तो हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था, हल्दी घाटी नामक स्थान पर 18 जून 1576 में। आगे बात करें कि भारत में फ्रांसीसियों की असफलता के 2 कारण बताइए, तो फ्रांसीसियों की असफलता के कारण थे भारत में, एक तो उनकी आर्थिक दशा, जो कंपनी थी फ्रांसीसियों की उसकी अच्छी नहीं थी, उसके कर्मचारियों की कंपनी के कार्य में अधिक रुचि नहीं देते थे और उन पर परस्पर मतभेद एवं एकता का अभाव था, और फ्रांस की सरकार कंपनी के मामलों उचित स्थान नहीं देती थी। यही कारण था कि भारत में फ्रांसीसियों को असफलता प्राप्त हुई। आगे बात करते हैं कि हुमायूं और शेरशाह के बीच कौन कौन से युद्ध हुए। इससे पहले हमने जब बात किया था चौसा के युद्ध का, तो वहां पे मैंने वर्णन किया था दोनों का, कन्नौज और चौसा के युद्ध का, तो वही आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 1539 26 जून 1539 चौसा का युद्ध, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ। उसके बाद हुआ 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसमें हुमायूं जीता। आगे बात करते हैं कि परमाणु ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत कौन से हैं। देखिए परमाणु ऊर्जा बनाने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कि यूरेनियम, थोरियम, रेडियम, इन खनिजों का जब विखंडन होता है जब परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। आगे बात करें धातुक पदार्थों के उदाहरण, तो धातुक पदार्थों में आप देख पा रहे हैं कि लोहा, तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, चांदी, सोना, जो भी 2 धातु होते हैं उनके नाम आप लिख दीजिए, आपको पूरा 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। आगे बात करें कि टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली बर्फीली हवाओं को क्या कहा जाता है। इन बर्फीली हवाओं को पुर्गा और बिलजार्ड कहा जाता है। क्या, पुर्गा और बिलजार्ड। आगे बात करें कि स्थल मार्ग किसे कहते हैं। स्थल मार्ग सीधा सीधा है, स्थल यानी कि जमीन पर बने रास्ते स्थल मार्ग कहलाते हैं। आगे बात करें कि मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं, तो मरुस्थलीय या रेगिस्तान के ऐसे भौगोलिक क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर जलपात, वर्षा तथा हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है, उसे ही मरुस्थल कहते हैं। एशिया में थार मरुस्थल, अफ्रीका की बात करें सारा मरुस्थल, और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो महान विक्टोरिया मरुस्थल। ये कुछ मरुस्थलीय प्रदेशों के प्रकार हैं। तो बात हो रही है मरुस्थलीय प्रदेश किसे कहते हैं कि मरुस्थलीय या रेगिस्तान ऐसे भौगोलिक क्षेत्रों को कहा जाता है जहां जलपात, वर्षा या हिमपात का योग अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम होता है, उसे ही मरुस्थलीय प्रदेश कहते हैं। एशिया में थार मरुस्थल, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल,
ऑस्ट्रेलिया में महान विक्टोरिया मरुस्थल। ये कुछ उदाहरण है, आप लिख दीजिए, आपको पूरा 1 नंबर आराम से मिल जाएगा। आगे बात करेंगे कोयला खनिज तेल किस प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, तो वो है अधात्विक। आगे बात करते हैं कि सदाबहार वन किसे कहते हैं, तो सदाबहार वन होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ऐसे होते हैं जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं, उन्हें ही सदाबहार वन कहते हैं। ये एशिया, ऑस्ट्रेलिया, महाद्वीप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मध्य अमेरिका और प्रशांत द्वीपों पर भी पाए जाते हैं। कौन से वन? सदाबहार वन। कौन से होते हैं? जो भूमध्य रेखा के दक्षिण या उत्तर में लगभग 28 डिग्री के भीतर पाए जाते हैं। बात करें भारत के प्रथम नागरिक, तो भारत के प्रथम नागरिक होता है हमारा देश का राष्ट्रपति, और जो इस टाइम है वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। आगे बात करें संसद की व्यवस्था की, तो संसद की व्यवस्था होती है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों अंग होते हैं, इन्हीं को मिलाकर संसद बनती है। और कानून बनाने का कार्य संसद के दोनों सदनों को होता है। अगर जब बात आती है कानून बनाने की, जब कानून बनाने की जब प्रक्रिया होती है तो पहले वो कानून किसी एक सदन में पारित किया जाता है, फिर वो दोबारा से दूसरे सदन में पारित किया जाता है, तब जाकर हमारा कानून पारित होता है। आगे बात करें कि राज्यसभा के कितने सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, तो राज्यसभा के द्वारा 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। वो किस किस क्षेत्र से आते हैं? कला, संस्कृति, विज्ञान, किसी भी क्षेत्र से जो विशेषज्ञ होते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का कि बाबर के पुत्रों के नाम लिखिए, तो बाबर के पुत्र थे हुमायूं, कामरान मिर्जा, हिंदल, अहमद और शाहरुख। तो ये थे 5 पुत्र, पर जो उत्तराधिकारी बना था बाबर का वो बना था हुमायूं, और हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, ऐसे ये क्रम चलता रहा। और इसी के साथ हमारा ये जितना भी वन लाइनर का पहला पार्ट था वो होता है कंप्लीट। तो बने रहिए हमारे साथ, ऐसी ही वीडियो के लिए आपका सारा सिलेबस हम अच्छी तरीके से यहाँ कंप्लीट करा देंगे। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जिनके लिए ये वीडियो मददगार हो उनको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बहुत बहुत धन्यवाद।